नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और इतिहास के जीरो टू हीरो सीरीज़ में आज हम जानने वाले हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। ये आपके लिए किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चाहे आपके लिए यूपीएससी हो या एसएससी हो, बिहार के लिए बीपीएससी टीचर हो, झारखंड में सहायक अध्यापक हो या फिर यूपी पुलिस के लिए हो, तो इन सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस प्रकार के टॉपिक यूट्यूब चैनल पर फ्री में वैसे मिलते नहीं हैं। बहुत सारे उनके पेड कोर्स भी हैं, और अगर कंटेंट को भी खोजेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में लोग लेके खाली अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के सारे फैक्ट्स को। तो इसमें सबसे पहले ये जानना है हमको, पृथ्वी 4.8 अरब साल प्राचीन है। अरब साल ये पृथ्वी की उम्र है, कितना? 4.8 अरब साल। और अगर इसमें हम जीवन देखें तो जीवन 3.5 अरब साल पहले से है। कितना? 3.5 अरब साल या वर्ष। तो अब इसी के आधार पर हम समय सारणी को देखेंगे। किसके आधार पर? यही दोनों के आधार पर। तो ये हो गया हमारा समय सारणी। समय सारणी जो शुरू होता है तो महाकल्प से शुरू होता है। कहाँ से? महाकल्प से। उसके बाद ये बट जाते हैं कल्प में, और फिर यहाँ से आ जाता है युग। समय सारणी स्टार्ट होती है, महाकल्प में जाती है, कल्प से, और फिर अंत में युग। हम यहाँ युग से ही जानेंगे। कहाँ से जानेंगे? युग से। तो ये देखिए युग, इसका हम 3 भाग कर लेंगे, 1 2 3। उम्मीद है स्पष्ट आप लोग को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अत्यनुतन, फिर लिखते हैं अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन, और अंत में लिखते हैं नूतन। तो ये युग है, इसलिए चलिए हम युग लिख लेते हैं। ये पहला हुआ, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा हो गया। अगर हम इसका उम्र देखें तो 1 करोड़ से 20 लाख साल पहले तक इनकी जो आयु है, 1 करोड़ से 20 लाख वर्ष पूर्व तक। इसका अगर देखें तो 20 लाख से 20 लाख वर्ष पूर्व से ये चल जाएंगे 10,000 वर्ष पूर्व तक। 10,000 वर्ष पूर्व तक। और नूतन युग, तो नूतन युग होगा 10,000 वर्ष पूर्व से आज तक जो चल रहा है। तो हम एक एक करके सारे फैक्ट्स को जानेंगे, ताकि किसी भी परीक्षाओं के लिए वो बहुत ही उपयोगी साबित हो, और इससे बाहर और कहीं भी हमको कुछ ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और ये आपके लुसेंट से भी ज़्यादा टॉपिक को हम इसमें कवर किए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अत्यंत नूतन युग। अत्यंत नूतन युग या अत्यंत नूतन युग। तो इस समय 3 बड़े बड़े स्तनधारी थे, जिसमें घोड़े थे, हाथी थे और मवेशी थे। तो अगर हम देखें अत्यंत नूतन युग में 3 बड़े बड़े स्तनधारी, इनका आविर्भाव हुआ, मतलब इनके रूप में परिवर्तन हुआ। बड़े बड़े स्तनधारियों से ये 3 रूप सामने निकल कर आए, और इसको वीला फ्रांसीसी जंतु कहा गया। क्या कहा गया? वीला फ्रांसीसी जंतु। ये मानव जीवन का शुरुआती दौर, जहाँ से चेंजिंग होना शुरू हुआ, उस समय की बात है। ये कब की घटना है? तो ये अफ्रीका महादेश की घटना है। कहाँ की? अफ्रीका महादेश की घटना है।
और ये घटना 26 लाख वर्ष पूर्व की घटना है। कब की घटना? 26 लाख वर्ष पूर्व की घटना है। अब उसके बाद यहाँ हम समझ गए अत्यंत नूतन युग में 3 बड़े बड़े जानवरों का आविर्भाव हुआ, उदय हुआ, जिसमें घोड़े थे, हाथी थे और मवेशी थे। इसको क्या कहा गया? विला फ्रांसीसी जंतु कहा गया। ये घटना कहाँ की है? अफ्रीका की है। कितने वर्ष पहले? तो 26 लाख वर्ष पूर्व की बात है। अब इसी में और आगे हम जानेंगे 3 से 5 लाख वर्ष पूर्व। 3 से 5 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? 3 से 4 फीट, जिसकी ऊंचाई 3 से 4 फीट थे, उसमें से एक कपी का मतलब ऐसे बंदर होता है, तो उस प्रकार के समूह जंगल से बाहर निकला और ब्रिज पर अपना जीवन शुरू किया। पहले वो रहते थे जंगल में, जंगल से बाहर आके उन्होंने अपना जीवन कहाँ शुरू किया? ब्रिज पर शुरू किया। कहाँ शुरू किया? ब्रिज पर शुरू किया। और यही आगे चल गए फिर बाद में मैदानी भागों में। कहाँ चले गए? मैदानी भाग में ये चले गए। कहाँ चले गए? मैदानी भाग में चले गए। तो जब ये मैदानी भाग में गए, कपी समूह मतलब बंदर के जैसा जो समूह था वो 3.5 लाख साल पहले, जो कि 3 से 4 फीट ऊंचाई के थे, वो जंगल से निकलकर वृक्षों पर अपना जीवन शुरू किए और धीरे धीरे वो कहाँ चले गए? मैदानी भागों में चले गए। और उन्होंने उस समय 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। कितना परिवर्तन? 3 किए। पहला, दूसरा और तीसरा। ये पहला, दूसरा, तीसरा परिवर्तन किया था। तो सबसे पहले उन्होंने उपकरण का प्रयोग सीखा। किसका प्रयोग? उपकरण का प्रयोग सीखा। किसने? वही तीनों, वही कपी समूह ने। और दूसरा है ये यर्द उत्तान मुद्रा में चले। और तीसरा है हाथों का मुक्त हो जाना। हाथों का मुक्त होना। ये 3 बड़े परिवर्तन हुए अत्यंत नूतन युग में। क्या क्या हुआ? पहला, उपकरण का प्रयोग, और दूसरा थोड़ा सा जो पहले एकदम पूरा जानवर के जैसे चलते थे 2 पैरों 2 हाथ से, उन्होंने अब हाथों को मुक्त कर लिया। और यर्द उत्तान मतलब जो इस प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ, उस प्रकार से वो चलना शुरू किए। अब उस समूह को किस नाम से जाना गया? तो रामापिथेकस के नाम से जाना गया। किस नाम से? रामापिथेकस के नाम से जाना गया। ये शुरुआती परिवर्तन था और उस समय के जो समूह था उसको रामापिथेकस के नाम से जाना गया। और ये समूह आगे चलकर फिर 2 भागों में बट गया। तो आइए देखते हैं इसके 2 भागों के समूह को। चलिए, तो रामापिथेकस समूह जो है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं समूह का नाम रामापिथेकस। ये समूह जो पहले जंगलों से बाहर आए, मैदानी भागों में अपना शुरू किए, तो इसमें पहला जो है वो है महाकपि वर्ग। महाकपि वर्ग। और ये 2 भागों में जो बट गए, दूसरा जो भाग है वो है ऑस्ट्रोलोपिथिकस। ये 2 भाग में। तो इन्होंने भी जंगल को छोड़ दिया। ये धरती पर रहने के लिए, कहाँ पर रहने के लिए? धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूलित हो गया। मतलब ये धरती पर रहने लगे, धरती पर। जंगल को छोड़ दिया मैदानी भागों में। और ये खुले घास के मैदान में चले गए। कहाँ चले गए? खुले घास के मैदान में। खुले घास के मैदान में। और जब ये खुले घास के मैदान में चले गए तो बाद में इसी को मानव का पूर्वज कहा गया। मानव का पूर्वज कहा गया। क्या कहा गया? मानव का पूर्वज। इसे इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमोगेनन और आधुनिक मानव, इसी को होमोसेपियस भी कहा गया। क्या कहा गया? होमोसेपियस। आधुनिक मानव के जो पूर्वज है उसको कहा जाता है होमोसेपियस। तो इसका और नाम क्या क्या है? तो इसका और जो नाम है, चलिए यहाँ ले लेते हैं इसको मिटा के।
तो इसका और जो नाम है, पहला है इरेक्टस, इरेक्टस पहला। दूसरा इसी को नाम जानता है निएंडरथल, निएंडरथल। और तीसरा है क्रोमैग्नन, तीसरा है क्रोमैग्नन। तो ये इसके प्रमुख नाम हो गए। इसी को होमो सेपियस कहा जाता है, जो कि मानव के पूर्वज के रूप में माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे भारत में क्या क्या विकास हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में। तो आइए देखते हैं भारत के विकास के बारे में भी। तो भारत में अगर देखें तो आदि मानव का जीवाश्म कहीं भी नहीं मिला है। भारत में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है। इसका मतलब जो होमो सेपियस है उसका कोई भी जीवाश्म भारत में नहीं मिला है। लेकिन यहाँ कुछ प्राचीनतम पत्थर के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर के औजार। कहाँ पर मिले पत्थर के औजार? तो भारत में मिले हैं। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 5 लाख वर्ष पूर्व BC से लेकर 2.5 BC के मध्य में यहाँ जीवन रहा होगा। ठीक। जो औजार मिले हैं कितना, कौन से काल का है? तो 5 लाख BC से 2.5 लाख BC के बीच का है। बोरी नामक स्थान पर, एक जगह का नाम है भारत में बोरी। तो इस स्थान पर मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व, 14 लाख वर्ष पूर्व देखा गया है, माना गया है। अब हम लोग जानेंगे इतिहास के विभिन्न कालखंड को। किसके इतिहास को? ये हम प्राचीन इतिहास में भी एकदम पहले पुराने जो इतिहास हैं उसके बारे में जानेंगे। वैसे इतिहास के विभिन्न कालखंड को ये नहीं देख लेना कि प्राचीन भारत, फिर आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ये नहीं। हम पूरे इतिहास को विभिन्न कालखंडों में जब बांटेंगे तो इतिहास के कालखंड हम यहाँ लिख लेते हैं। इतिहास के कालखंड पहला जो है उसको माना जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल। इसको कहा जाएगा पूर्व ऐतिहासिक काल। दूसरा है याद ऐतिहासिक काल। दूसरा में आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। सबका गुण देख लेते हैं। तो ये लगभग 3000 BC, 3000 BC तक जो चला है। 3000 BC कब से? जब से मानव हुए तब से लेकर 3000 BC तक के। और ये केवल पुरातात्विक सामग्री, इसका जो है सो ये पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर है इसका इतिहास, इसके बारे में सामग्री। उसके बाद है ये 3000 BC से 600 AD तक, 3000 BC से 600 AD तक। और ऐतिहासिक काल ये 600 AD से आज तक। इसमें पुरातात्विक के साथ साथ साहित्य भी मिलते हैं। इसमें इसी में साहित्य भी मिलते हैं और विदेशियों का भी विवरण है। कहाँ का? विदेशियों का भी विवरण है। आदि ऐतिहासिक काल में देखें तो पुरातात्विक और साहित्य दोनों मिलता है। इसमें भी पुरातात्विक और साहित्य। फिर से देख लेते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल मानव जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर 3000 BC तक माना जाता है। और इसका इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो सिर्फ एक स्रोत है और वो है पुरातात्विक सामग्री। दूसरा में ऐतिहासिक काल जो कि 3000 BC से लेकर 600 BC तक, 600 AD तक हम मानेंगे ईस्वी सन तक, जो कि पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्य स्रोत भी हैं। और आधुनिक युग ऐतिहासिक काल में साहित्यिक, विदेशी, पुरातात्विक ये सारे हैं। तो इसी में पूर्व ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम जानेंगे पुरापाषाण काल। ये बहुत पहले आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में आज हम मानव समाज के एकदम शुरू से लेकर चलेंगे, कैसे और कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ जो है सो पुरापाषाण काल को लिख लेते हैं। चलिए, ये हो गया पुरापाषाण काल।
ये पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, तो इस युग का विकास प्लेइस्टोसिन या हिमयुग, इसको बोला जाता है प्लेइस्टोसिन या फिर इसी को हिमयुग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमयुग। इसे भी 3 कालखंडों में बांट दिया है। कितना में? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे 3 कालखंड होगा तो हम 3 में बांट लेंगे। तो पहला होगा आरंभिक या निम्न, ये हो गया निम्न पूरा पाषाण काल। फिर हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर हो गया उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके कालखंड हो गए। अगर देखें तो इसकी जो आयु है 5 लाख से 50,000 बीसी तक, 5 लाख से 50,000 बीसी तक। ये 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक जाएंगे, और फिर ये 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक जाएंगे। हम 10,000 बीसी के बारे में हम पहले भी बात किए थे, और 10,000 बीसी वही है नवपाषाण युग, नूतन युग, वहाँ तक। तो वहाँ तक हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम जो भी लिखे इसको हम पूरा डिटेल से समझते हैं। तो पहला को ही हम डिटेल से समझते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल को। तो उसके लिए इस सबको पहले हम हटा लेते हैं। अब डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं कि एक बटन टिपे और सब। चलिए, तो अधिकांश समय इसका हिमयुग में गुजरा। किस में गुजरा? हिमयुग। किसका? 5 लाख से 50,000 बीसी तक निम्न पूरा पाषाण काल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण। और इस समय कुछ उपकरण सामने आ गए, और वो उपकरण था पहला में कुल्हाड़ी, दूसरा था विदारनी, और तीसरा था खंडक। ये 3 औजार निम्न पूरा पाषाण काल में आ गए। तो पहले जो होते थे इस प्रकार के औजार बनाने के लिए पहले करोड़ का प्रयोग किया जाता था। किसका? करोड़ का। लेकिन बाद में शल्क उपकरण की प्रधानता बढ़ी। किस प्रकार के उपकरण की? तो शल्क उपकरण की प्रधानता इसमें बढ़ी, और इसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के समय पल्लवरम नामक स्थल पर हाथ की कुल्हाड़ी का प्राप्त किया। तो देखो, सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ पाया गया, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो पल्लवरम जगह का नाम है पल्लवरम। ये कहाँ पर है? तो ये मद्रास में है। सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी पाया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पाया गया। ये अतिरेम्पक्कम से भी कुल्हाड़ी, एक और जगह है अतिरेम्पक्कम। तो एक पल्लवरम है और दूसरा है अतिरेम्पक्कम। ये 2 जगहों से हाथ की कुल्हाड़ी पाया गया जो कि निम्न पूरा पाषाण काल के हैं, और निम्न पूरा पाषाण काल का 5 लाख से 50,000 बीसी तक माना जाता है। इसको होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। आप वीडियो तक के अंत तक अगर बने रहेंगे तो हम सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे, और आपके किसी भी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे कहीं बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। हम सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल में अगर देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्राप्त हुए, जिसमें पहला है सोहन की घाटी। क्या है? सोहन की घाटी। तो सोहन की घाटी से भी कुछ प्राप्त हुए। आइए देखते हैं क्या क्या वहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये सिंधु की सहायक नदी है। सोहन की घाटी क्या है? सिंधु की सहायक नदी, सोहन की घाटी। तो देखिए, सिंधु नदी आप जाने तो उसी का एक सहायक नदी है सोहन नदी, और उसी घाटी में प्राप्त हुआ है क्या? पूरा पाषाण स्थल। सोहन की घाटी की खोज, इसकी जो खोज है 1928 ईस्वी में D.N. वाहिया के द्वारा किया गया था। D.N. वाहिया
के द्वारा 1928 ईस्वी में किसकी खोज? सोहन की घाटी का किया गया था। अगर प्रमुख स्थल हम इसके देखें सोहन की घाटी का, तो ये प्रमुख स्थल इसका क्या क्या है सो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रमुख स्थल है वो है कश्मीर में पहलगाम। कश्मीर में कहाँ है? पहलगाम। दूसरा मरुभूमि डिडवाना, मरुभूमि ये डिडवाना का जगह, डिडवाना। तीसरा है भोपाल में भीमबेटका, भोपाल में भीमबेटका, शायद नीचे कट रहा होगा। आपको कमेंट में ये बतानी है भीमबेटका किस राज्य में पड़ता है? नर्मदा, तो नर्मदा नदी के किनारे जगह का नाम है टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर। एक और जगह है महाराष्ट्र में परबरा नदी के पास। कहाँ पर? महाराष्ट्र में परबरा, परबरा नदी के पास। तो ये सब जगह पर निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भारत में मिले हैं, जो कि डी.एन. वाहिया ने 1928 ईस्वी में खोज किया था। प्रमुख स्थल हम फिर से देख लेते हैं। पहला है कश्मीर जो कि पहलगाम है, मरुभूमि डिडवाना, भोपाल भीमबेटका, नर्मदा नदी में टी नरसिंहपुर और महाराष्ट्र के परबरा नदी के पास। तो ये सब जगहों पर निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं भारत में, जिसकी पहली खोज 1928 ईस्वी में डी.एन. वाहिया ने किया। इस काल में क्वार्टज जाइट पत्थर का प्रयोग करके या फिर उस प्रकार के जो पत्थर थे उनका औजार बना के बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते थे। क्या करते थे? बड़े बड़े पशुओं का शिकार। अब अगला, तो अगला है मध्य पाषाण, मध्यपूरा पाषाण काल, मध्यपूरा पाषाण काल। तो ये मध्यपूरा पाषाण काल जो है, इसमें जेस्पर चट, अब ये जेस्पर और चट क्या है सो देखो, जेस्पर और चट। इससे पहले जो औजार बना रहे थे वो बना रहे थे क्वार्टर जाइट से। किससे? क्वार्टर जाइट, इससे औजार बना रहे थे, इस प्रकार के पत्थर से। लेकिन बाद में जेस्पर और चट नामक का जो पत्थर होता है उससे औजार बनाने लगे और कच्चा माल औजार बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता था। मध्यपूरा पाषाण काल का स्थल प्रायः संपूर्ण देश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम पंजाब के क्षेत्र में है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पंजाब में। इसके साक्ष्य जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए पंजाब में। और गौण प्रमुख में कच्चा माल का अभाव हो सकता है। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा गया। क्वेश्चन में ये आ सकता है फलक संस्कृति किसे कहा गया? फलक संस्कृति किसे कहा गया? तो फलक संस्कृति मध्यपूरा पाषाण काल को कहा गया फलक संस्कृति। एच.डी. संथालिया ने, चलिए इस सबको मिटा लेते हैं तब लिखा पाएगा। तो एच.डी. संथालिया, एच.डी. संथालिया ने, तो एच.डी. संथालिया ने क्या किया? तो नेवासा जो कि गोदावरी नदी, नेवासा जगह का नाम है, कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे है। तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रारूप स्थल को घोषित किया। इस काल में काटने के औजारों को, तो इस काल में काटने के औजारों की क्या मिलती? प्रधानता। किसकी प्रधानता? तो काटने के औजार की, काटने की औजार। तो मध्यपूरा पाषाण काल के बारे में 3 या 4 क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस काल में किस प्रकार के पत्थर का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो याद रखना है जेस्पर और चट नामक पत्थर। दूसरा, इसमें प्रमुख जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के संस्कृति कहा गया? तो फलक संस्कृति कहा गया। तीसरा, एच.डी. संथालिया ने नेवासा जो कि गोदावरी नदी के किनारे है वहाँ पर प्रारूप स्थल घोषित किया गया और इस काल में काटने वाले औजारों की प्रधानता थी। अब हम लोग जानते हैं उच्चपूरा पाषाण काल। क्या जानते हैं? उच्चपूरा पाषाण काल। चलिए तो लिख लेते हैं उच्चपूरा पाषाण काल। तो उच्चपूरा पाषाण काल
ये 40,000 BC से 10,000 BC तक, 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। कहाँ से कहाँ तक? 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक होमिनिड प्रजातियाँ इस समय विलुप्त हो गए थे। तो अगर देखें यानी जातियाँ क्रमागत विकास हुआ तो इसमें होमोनिड, ये प्रजाति जो पहले थे ये खत्म हो गए थे। क्या हो गए थे? खत्म, विलुप्त हो गए थे। और अगर देखें इस समय उपकरण, तो इस समय उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा और ये उपकरण दोनों ओर से धारदार होते थे। इसका जो धार होता था वो दोनों ओर होता था। कैसे होता था? दोनों ओर, ताकि हम किसी भी तरीके से वार करें वो लग जाए। जिसमें ब्लेड अगर देखें दोनों ओर से, तो सबसे पहला एक जो नाम आता है वो है ब्लेड, स्केपर, स्केपर और फिर ब्यूरिन। तो ये 3 प्रमुख औजार थे पूरा पाषाण काल के, और जिससे हत्थे, इसमें हत्थे भी लगाए जाते थे। इसका मतलब है औजार को ऐसे पहले जो है सो ये चौड़ा वाला भाग औजार बना लिया, जिसमें इधर और इधर धार कर दिया। हो सकता है इसको थोड़ा सा ऐसे भी किया जाए, तो ये धार कर दिया और इसमें इधर बाद में हत्थे लगा दिया। अगर स्थल देखें इस प्रकार के स्थल कहाँ कहाँ है, तो उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसमें सुई का भी प्रयोग होने लगा था। किसका प्रयोग? सुई का प्रयोग हार्पून और हड्डी से निर्मित होता था। और जो सुई होता था किससे होता था? हार्पून से होता था या फिर हड्डी से होता था। क्वेश्चन ये आ सकता है, सुई हड्डी से निर्मित किस काल में होते थे? तो याद रखना है उच्च पूरा पाषाण काल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उच्च पूरा पाषाण काल में सुई का निर्माण किसके द्वारा होता था? तो हार्पून और हड्डी के द्वारा किया जाता था। अगर हम इसका स्थल देखें तो स्थल है रेनीगुंटा, रेनीगुंटा पहला स्थल है। दूसरा स्थल है सिंहभूम जो झारखंड में है। तीसरा है यूपी उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बेलन घाटी। और फिर आगे है पटना। ये प्रमुख जगह है जहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो आप अपना जो है सो दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक और